मौसम से जुड़ी आपको देंगे, जहां पर आज से प्रदेश में भारी बारिश की गतिविधियों में कमी के आसार हैं। हालांकि आज 7 जिलों में येलो अलर्ट है। अलवर, बारां, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम से जुड़ा ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आज जो है एक बार फिर से भारी बारिश हो सकती है। करौली, सवाई माधोपुर में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है और प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। अजमेर में भारी बारिश के बाद हालात इतने बिगड़े हैं कि यूनिवर्सिटी के नजदीक भगवान कॉलोनी में 2 दर्जन से अधिक घरों में पानी भरा हुआ है और इन हालातों के बीच लोग यहां रहने को भी मजबूर है। तो वहीं प्रशासन ने अब तक उनकी कोई सुध नहीं ली है, जिससे लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। अजमेर में बारिश के बाद सबसे ज्यादा हालात खराब हो चुके हैं। हाल ऐसा है कि बाढ़ का पानी शहरी इलाकों की कॉलोनियों तक पहुंच गया और लोग घर की छतों पर रहने को मजबूर हो चुके हैं। इतना ही नहीं, कई कॉलोनी में लोग तो पलायन तक कर चुके और प्रशासन से गुहार लगाई जा रही है कि जल्दी कॉलोनियों में राहत पहुंचाई जाए। अजमेर के घूघरा स्थित हम भगवान कॉलोनी में मौजूद हैं। आपको छत से नज़ारा मैं दिखाना चाहूँगा। तमाम जो लोग हैं और यहाँ के जो मकान हैं, करीब 25 से 30 मकान से अधिक जो मकान हैं वो इस बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में जो हैं प्रभावित हैं। तमाम जो लोग हैं या तो वो उन्होंने घर खाली कर दिए हैं या फिर छत पर रहने को यहाँ पर मजबूर हैं। आप देखेंगे दूर तक जो है मकान बने हुए हैं, लेकिन जो है घर के बाहर यहाँ पर ताले आपको लगेंगे। एक मकान नहीं, 2 मकान नहीं, कम से कम 25 से 30 मकान हैं जो इस क्षेत्र में निवास करते थे, लेकिन अभी जो है 1 दर्जन से अधिक जो मकान हैं उनके घरों पर ताले लगे हुए हैं और पूरा पानी ही पानी यहाँ पर नजर आ रहा है। अजमेर के फाई सागर, आना सागर झील के ओवरफ्लो होने के बाद स्थितियां विकट है, तो वहीं अलग अलग कॉलोनी में भी जल भराव की समस्या है। अजमेर की MDS यूनिवर्सिटी के नजदीक भगवान कॉलोनी में दर्जनों मकान बारिश के पानी में डूब चुके हैं। इन्हें लेकर कोई भी व्यवस्था अब तक नहीं की गई। मूसलाधार बारिश के बाद घरों में 3 से 4 फीट तक पानी भर चुका है, जो कम नहीं हुआ, जिसकी वजह से लोग पलायन करने को मजबूर हैं। इस कारण से ये सारे मकान हमारे 4-4, 5-5 फुट पानी में डूब चुके हैं। आधे तो यहाँ से पलायन कर चुके हैं और आधे अभी भी फैमिलियाँ वगैरह सब फंसी पड़ी है और सारा गंदा पानी चारों तरफ का यहाँ इकट्ठा हुआ जा रहा। मच्छियाँ, ये सांप, बिच्छू, कंसले वगैरह सब घरों में आ चुके हैं और गंदा पानी सारा हमारे घरों में घुस चुका है। तो गंदा पानी जो है वो घुस चुका है, समस्या लगातार बनी हुई है। और भी कुछ लोग हैं, बुजुर्ग, आप लंबे समय से हैं, पास में यूनिवर्सिटी है। क्षेत्र पूरा ही ऐसा है या केवल यही वाला क्षेत्र? नहीं, यही क्षेत्र ऐसा ही है। क्योंकि इन्हें पानी जो पहले निकास का रास्ता था वो रास्ता बंद कर दिया गया है। वहाँ अतिक्रमण हो गए हैं और कोई भी प्रशासन उस पर ध्यान दे नहीं रहा है। और वो जो रास्ता पानी निकलने का था ओवरफ्लो होने के बाद का, वो रास्ता बंद होने से ही सारा पानी इकट्ठा हो गया, पहली बात। दूसरी बात, जो पानी और भी तरफ से आ रहा है वो इधर और खोल दिया गया है। बाकी कॉलोनियों ने भी रास्ते तोड़ के, खड्डे कर करके इधर निकाल दिया पानी, और वो पानी यहाँ आके इकट्ठा हो रहा है। इसका तरफ कोई भी ध्यान दे नहीं रहा है। प्रशासन तो आज तक कभी आया ही नहीं यहाँ पर। तो प्रशासन यहाँ कितने लोग प्रभावित होंगे और स्कूलों की या फिर घर पे खाने पीने की क्या व्यवस्था है? सर, प्रशासन तो हमारी बिल्कुल मदद ही नहीं कर रहे। कम से कम हफ्ता भर हो चुका है। हफ्ता भर से हम उनको हर तरह के एप्लीकेशन, धरना तक दे चुके हैं, पर उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। राशन पानी भी खत्म हो गया है। अब कहाँ तक हम बाहर जाके लेके आ पाएँ? अब किसी के पास इतना है कि वो घर में एडजस्ट कर सकता है, नहीं है तो फिर बेचारे प्लान कर रहे हैं यहाँ से हम। फिलहाल गनीमत यह है कि पिछले 2 से 3 दिनों में बारिश कम हुई, ऐसे में लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन फिर भी बारिश होने लगी है तो हालात और ज्यादा खराब होने लगे। करीब 25 से 30 मकान ऐसे हैं जो इससे प्रभावित हैं और 60-70 मकान यहाँ पर ऐसे हैं जो इससे लगे हुए हैं। तो कई मकानों में जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने पलायन कर लिया है और कई के सामने जो है आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है। खाने पीने के सामान जो हैं उनको लेकर भी स्थिति मजबूत नहीं है। तो प्रशासन से यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मामले में समाधान किया जाए, किस तरह से पानी की निकासी हो और जो पहले की उनकी ज़िंदगी थी वो वापस जी सके। इसे लेकर यहाँ पर मांग की जा रही है और प्रशासन से जल्द गुहार लगाई जा रही है। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। तो भारी बारिश के बाद प्रदेश में हालात अच्छे नहीं है, लेकिन सवाई माधोपुर से जो तस्वीरें आ रही हैं वो हैरान करने के साथ ही
संवेदनाओं को झकझोर देने वाली है। यहां उफनाते नाले के बीच शव यात्रा निकाली गई। लोग जान को जोखिम में डालकर नाला पार करते दिखे और प्रशासन को कई बार इस समस्या से मुखातिब कराया गया है, लेकिन इसके बाद भी जो हालात है वो जस के तस बने हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उफनते नाले के बीच जान जोखिम में डालकर शव यात्रा निकालते लोग, ये तस्वीरें एक तरफ से झकझोर देने वाली हैं, दूसरी तरफ प्रशासन के दावों की पोल भी खोल रही। नाले के बीच शव यात्रा लेकर जाते लोग कई बार गिरते गिरते बचो, लेकिन जब मजबूरी हो तो आखिर कोई क्या ही करेगा। ये तस्वीरें सवाई माधोपुर जिले के जिला मुख्यालय के पुराने शहर स्थित भेरू दरवाजा के समीप विनोबा बस्ती की, जहां के वार्ड नंबर 23 में एक शख्स की मौत हो गई, लेकिन भारी बारिश के बीच उसे शमशान घाट पर लाना पड़ा, क्योंकि मूसलाधार बारिश के बाद लटिया नाले में पानी का तेज बहाव था, लेकिन शव का अंतिम संस्कार भी जरूरी था। ऐसे में बस्ती वालों ने जान को जोखिम में डालकर तेज बहाव के बीच शव को शमशान घाट तक ले जाने की ठान ली। विनोबा बस्ती के लोगों के लिए शव को शमशान घाट तक लेकर जाना हमेशा ही मुश्किलों भरा रहता है। लोगों का आरोप है कि स्थानीय प्रतिनिधियों और प्रशासन को कई बार समस्या से अवगत करवाया गया, लेकिन उनकी समस्या पर गौर नहीं किया गया। ये तस्वीरें पोल खोलती हैं उस प्रशासन की जो विकास के दावे तो करता है, लेकिन सतह पर उसका नामो निशान नजर नहीं आता। वार्ड नंबर 23 विनोबा बस्ती के शमशान तक जाने वाले रास्ते के बीच में लटिया नाले में आज तक कोई पुलिया नहीं बनी। ऐसे में बारिश के दौरान अगर विनोबा बस्ती के किसी घर में मौत हो जाए तो बस्ती वासियों को शव के अंतिम संस्कार के लिए शमशान तक जाने में इसी तरह कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। सवाई माधोपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौर ने भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जा चुके सांबर लेक पालिका अध्यक्ष बाल किशन जांगिड़ की तुलना महर्षि वाल्मीकि के साथ कर दी है। हुआ ये कि सांबर लेक पालिका अध्यक्ष बाल किशन जांगिड़ को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई और मीडिया से सवाल पूछे जाने पर राठौर ने कहा कि वाल्मीकि पहले डाकू थे, उन्हें ज्ञान का बोध हुआ तो वो महर्षि बन गए, और इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। राठौर ने कहा कि कल क्या हुआ उसे भूल जाए। बीजेपी में जीरो टॉलरेंस के तहत भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। राठौर ने कहा कि कानून का काम करेगा और कानून में सजा मिलेगी तो सजा मिलेगी। महर्षि वाल्मीकि पहले क्या थे? डाकू थे, लेकिन जब उनको ज्ञान का बोध हुआ तो वो महर्षि बने। महर्षि, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? तो हमारे यहाँ तो इस बात को तो हमको समझना ही पड़ेगा कि कल क्या था उसको भूल जाओ। हमारे यहाँ आया है, हम जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार पर कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और कानून का काम करेगा। कानून में जिसको सजा मिलनी है सजा मिलेगी, कानून के ऊपर तो कोई नहीं है। पहले का इतिहास क्या था, लेकिन यहाँ आकर के यहाँ पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी आए, लेकिन अपना आप को जो पहले के पाप है वहाँ छोड़ के आए, यहाँ आकर के पुण्य प्राप्त करें। और चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान रोडवेज के खस्ता हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं और एक और जहां विभाग के ड्राइवर प्रदेश भर में बारिश के कारण टूटी हुई सड़कों पर बसें चला रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के सबसे बड़े डिपो जयपुर डिपो के गैराज के कर्मचारी बारिश के बीच खराब हालात में काम करने को मजबूर है। हालांकि उच्च अधिकारी कर्मचारियों को गैराज की जल्द मेंटेनेंस की बात लगातार कहते आ रहे हैं, पर हो कुछ नहीं रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। यह है राजस्थान रोडवेज का सबसे बड़ा और रोडवेज की बसों के संचालन में सबसे ज्यादा खिताब अपने नाम करने वाला जयपुर डिपो है। मानसून की बारिश के दौरान यहाँ के हालात इतने खराब हैं कि गैरेज के कर्मचारी पानी भरे फर्श, टपकती और कमजोर छतों के नीचे काम करने को मजबूर है। यही नहीं, बिजली के खुले तार और दीवारों की सीलन से तर बिजली के बॉक्स कभी भी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। लेकिन रोडवेज मुख्यालय के ठीक पीछे बने इस डिपो की हालत दिया तले अंधेरे जैसी है। टोटली यहाँ पे करंट आ रहा है, इनके बिजली तारों में करंट आ रहा है, हमें काम करने में असुविधा उत्पन्न हो रही है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आप
किस प्रकार हम लोग पानी के अंदर, जब बिजली के तार बिछे हुए हैं, ये देखिए आप, पूरे बिजली बार टूटे पड़े हुए हैं सारे। यहाँ कैसे काम करें? यहाँ काम करने के लिए कोई जगह ही नहीं है यहाँ पे हमारे पास, क्या करें? और अधिकारी जाते हैं काम फुल हो तो कैसे काम होगा? अधिकारी को सुनवाई कुछ भी नहीं है। आज 4-5 सालों से यही अधिकारी आते हैं, आके चले जाते हैं, बस मौखिक मुआयना कर लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता काम। हम कार्य कर रहे हैं, करवा रहे हैं, करेंगे, मैनेजमेंट को लिख दिया, वो लिख दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहीं जिम्मेदार अधिकारी डिपो के इन हालात के बारे में रोडवेज मुख्यालय और अपने उच्चाधिकारियों के बारे में इसे सूचित करने की बात कहकर इतिश्री कर रहे हैं। उनके मुताबिक डिपो के गैरेज और अन्य एरिया का इंस्पेक्शन हो चुका है। जल्द ही मेंटेनेंस का काम भी शुरू किया जाएगा। लेकिन असलियत यह है कि कई सालों से गैरेज के तकनीकी कर्मचारी इन्हीं हालात में काम करने को मजबूर हैं। कुछ टाइम पहले हमारे स्टाफ ने बताया था कि वर्कशॉप के टॉयलेट्स काफ़ी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। साथ ही हमारे जो डग एरिया है जहाँ पे बसों का मेंटेनेंस होता है, ये काफ़ी पुराने निर्माण है, तो इसमें अभी बारिश के दिनों में पानी अंदर आ रहा है। इसके लिए हमने तुरंत प्रभाव से हमारे मुख्यालय में लिखा है। उसके बाद वहाँ से हमारे सिविल इंजीनियर्स की टीम यहाँ के निरीक्षण कर चुकी है और जल्दी इसमें सुधार हो जाएगा। इन सीलन भरी दीवारों और पिलर्स पर लगे ये बिजली के बॉक्स और खुले तार अपनी बदहाली की कहानी खुद ही बयां कर रहे हैं। रोडवेज के डिपो में ऐसी कोई जगह नहीं है जो काम करने के लिए साफ सुथरी और अच्छी कंडीशन वाली कही जा सके। इसके लिए कर्मचारी संगठन भी कई बार उच्चाधिकारियों को अपनी मांग रख चुके हैं। हमने कई बार यहाँ की जो हमारी डिपो कमेटी है, वो डिपो कमेटी ने ये मांग रखी है डिपो लेवल पे कि चालकों के लिए रेस्ट रूम, कर्मचारी यहाँ काम करते हैं उनके लिए जैसे रूट से आते हैं, आने के बाद में 2 घंटे रेस्ट करें, तो उनके लिए रेस्ट रूम, तो ये रेस्ट रूम तो आपने देख लिया। रोडवेज के जो चालक हैं वो इस बारिश के बाद जो है पूरे प्रदेश में टूटी हुई सड़कों से तो रूबरू हो ही रहे हैं। वो यहाँ भी आकर जो है उन्हें जो है वो उस तरह का रेस्ट नहीं मिल पा रहा है, उस तरह का जो है उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। कैमरामैन मान सिंह के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। अजमेर में रेलवे स्टेशन से 4 साल की बच्ची के अपहरण की गुत्थी तो सुलझ गई थी, लेकिन अब मामले में आरपीएफ और जीआरपी थाना पुलिस ने नया खुलासा किया है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने 4 साल की मासूम की मां के सामने शादी का प्रस्ताव रखा था और बात ना मानने पर उसने बच्ची का किडनैप कर लिया। ये रिपोर्ट देखिए। मंगलवार को अजमेर के रेलवे स्टेशन से किडनैप हुई 4 साल की बच्ची को पुलिस ने 9 घंटे में ही दस्तयाब कर आरोपी को भी अरेस्ट कर लिया था। लेकिन इस मामले में अब पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसकी शादी नहीं हुई है, माता पिता की मौत हो चुकी है, सिर्फ उसकी एक बहन और एक भाई है जो उसके साथ नहीं रहती। वो शराब का आदी है और शराब के नशे में ही उसने बच्ची का किडनैप किया था। साथ ही उसने ये भी बताया कि उसने बच्ची की मां को पहले शादी का ऑफर दिया था, लेकिन उसने मना कर दिया। इसके बाद वो बच्ची को बहलाकर उठा ले गया। इसका हुलिया जो स्पॉट हुआ है उसी आधार पर इसको डिटेन करने के लिए सबको सूचित किया था। इसी इत्तला पे कल सुबह मॉर्निंग में 6 बजे चांदडोलिया स्टेशन है नियर अहमदाबाद साबरमती के पास में, वहाँ हमारा आरपीएफ और जीआरपीएफ स्टाफ ने इस अभियुक्त को बच्ची के साथ दस्तयाब कर लिया। बच्ची सुरक्षित है। आपको बता दें कि मंगलवार को आरोपी ने रेलवे स्टेशन से बच्ची का किडनैप किया था, जिसके बाद आरपीएफ और जीआरपी ने मात्र 8 घंटे के अंदर बच्ची को अहमदाबाद से दस्तयाब कर लिया था। साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया था। न्यूज़ 18 के लिए अजमेर से अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ते, एक बड़ी खबर इस वक्त आपको देंगे। जैसलमेर से ये बड़ी खबर है, जहां पर राम सरोवर तालाब में युवक डूबा है। 3 घंटे बाद भी कोई सुराग हाथ नहीं लग पाए, शव नहीं मिल पाया है। नहाते समय गहरे पानी में चला गया था युवक। दोस्तों के साथ बाबा की समाधि के दर्शन करने पहुंचा था और एसडीआरएफ की टीम ने अभी भी सर्च ऑपरेशन चला रखा है और लगातार युवक की खोजबीन की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई भी अपडेट सामने नहीं आ पाया है। 3 घंटे हो गए हैं, लेकिन शव बरामद नहीं हो पाया है। नहाते समय गहरे पानी में चला गया ये युवक और बाबा की समाधि के दर्शन करने आया था युवक। ये जानकारी सामने आई है। ये है राम सरोवर तालाब, जहां पर युवक के डूबने का मामला सामने आया है।
बीकानेर स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और अमेरिकी सेना के जवान अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। 22 सितंबर को युद्धाभ्यास के 20वें संस्करण का समापन होगा। हमारे संवाददाता विक्रम जागरवाल ने युद्धाभ्यास का जायजा लिया है। देखिए रिपोर्ट। आतंकी हमले की आहट, गोलियों की तड़तड़ाहट, अचूक निशाना, ताकत देख रहा जमाना। इंडो यूएस सैनिकों का दम, दुश्मन होंगे बेदम। फौजियों ने मोर्चा संभाला और सटीक निशाना लगाकर तमाम शंकाओं को ढेर कर दिया। इलाका गोलियों से गूंज उठा। तस्वीरें बीकानेर के महाजन फायरिंग फील्ड रेंज की, जहां 9 सितंबर से शुरू हुआ भारत अमेरिकी सेना का युद्धाभ्यास अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ता चला जा रहा। इसके बावजूद फौजियों का जोश देखते ही बन रहा। भारत और अमेरिका के सैनिक सुबह से ही रात तक पसीना बहा रहे हैं। हर चुनौती के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अभ्यास में जितना पसीना बहता है, जीत की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है। अभी हम खड़े हैं महाजन फायरिंग फील्ड रेंज में, जहां पर आप देखेंगे कि मेरे ठीक पीछे ये भारतीय सेना के जवान हैं, जो अमेरिका की जो एक दल आया हुआ है उसके साथ संयुक्त अभ्यास कर रहा है। और आप देखेंगे किस तरह से ये पूरे जवान जो हैं अभी यहाँ फायरिंग की जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इनके पास जो गन्स हैं उनको देखकर ये समझा जा सकता है कि कितनी आधुनिक जो हथियार हैं वो अब भारतीय सेना के पास हैं, और किस तरीके से भारतीय सेना एक यूएसए की दल के साथ किस तरीके से जो है ये अभ्यास कर रही है। और दोनों ही जो सेनाएं हैं उनके 600 जवान जो हैं वो यहाँ थार के मरुस्थल में इस तपती धूप के अंदर जो है अभ्यास कर रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में अगर किसी भी तरह की कोई भी संयुक्त कार्रवाई होती है तो दोनों ही जो दल हैं वो यहाँ पर अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं। फायरिंग फील्ड रेंज में सुबह फायरिंग और आर्टिलरी की ट्रेनिंग हुई। जवान आग उगलती तोपों से न सिर्फ रूबरू हो रहे, बल्कि उन्हें अपने इशारों पर चलाने का हुनर भी सीख रहे हैं। गोला भरने की फौजियों की रफ्तार पलकों को भी मात दे रही है। महाजन फायरिंग फील्ड रेंज में यूएसए और इंडिया की सेना जो है वो युद्धाभ्यास कर रही है। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये ULH जो गन है, जिसकी मारक क्षमता 31 किलोमीटर तक है। और ये जो दुश्मन देश है या दुश्मन टारगेट है उस पर सटीक निशाना लगाने में काफ़ी हद तक कामयाब रहती है। और अभी इस जो आपने देखा कि किस तरह से इस पूरी गन को ऑपरेट किया जाता है, ये आर्टिलरी की जो पूरी बटालियन है उसकी तरफ से ये पूरा प्रदर्शन यहाँ पे किया गया है। और यहाँ दोनों ही देश की सेनाएं एक दूसरे के हथियारों को देखने और उसके साथ साथ उसको ऑपरेट करने का प्रशिक्षण ले रही है, ताकि अगर कोई भी स्थिति आती है जहां दोनों ही देश की सेनाओं को एक साथ युद्ध में भाग लेना पड़े तो वो अपने उन सभी आधुनिक हथियारों से समझ पाएँ और उनका उपयोग बेहतर तरीके से कर सके, ताकि विश्व में शांति कायम करने में मदद मिल सके। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। और